स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 6 माई चाइल्डहुड अर्थात मेरा बचपन। इस लेसन के लेखक हैं आदरणीय APJ अब्दुल कलाम। कहानी का पैराग्राफ नंबर 1। आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी लिखते हैं कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में रामेश्वरम नगर में पैदा हुआ जो भूतपूर्व मद्रास राज्य में था। मेरे पिता जैनुलुद्दीन थे। उन्हें ना तो ज़्यादा औपचारिक शिक्षा मिली थी, ना ही ज़्यादा संपत्ति मिली थी। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनके पास अत्यंत आंतरिक बुद्धि और आत्मिक उदारता थी। मेरी माँ आसियम्मा उनकी आदर्श सहायक थी। मुझे यह तो ठीक ठाक याद नहीं रहा कि मेरी माँ प्रतिदिन कितने लोगों को खाना खिलाती थी, किंतु मुझे यह तो पक्का है कि हमारे साथ बाहरी खाने वालों की संख्या हमारे अपने परिवार की संख्या से ज़्यादा ही रहती थी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 2। मैं कई बालकों में से एक था, एक ठिगना बालक, थोड़ा अलग सी पहचान वाला नहीं, जो कि एक लंबे व सुंदर माता पिता से जन्मा। हम हमारे पैतृक मकान में रहते थे, जो कि 19वीं सदी के मध्य में बनवाया गया था। वह रामेश्वरम में मस्जिद सड़क पर ईंट चूने का अच्छा बड़ा पक्का घर था। मेरे पिता सीधे सादे नैतिक जीवन बिताने वाले पिता थे। वे अनावश्यक आरामदेह वस्तुओं व विलासितापूर्ण चीज़ों को टालते थे। हालांकि सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध थीं, जैसे भोजन, दवाएं व कपड़े इत्यादि। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी आगे कहते हैं कि वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा एक बहुत सुरक्षित बाल्यकाल था, दोनों तरह से, भौतिक से व भावनाओं से। कहानी का पैराग्राफ नंबर 3। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ जब मैं 8 साल का था। किसी कारण से जो मैं समझ नहीं सका, अचानक इमली के बीजों की मांग बाजार में बहुत बढ़ गई। मैं इमली के बीज इकट्ठा कर मस्जिद रोड पर एक दुकान पर बेचने लगा। एक दिन के संग्रह पर मुझे एक आना प्राप्त होता था। मेरा चचेरा भाई जलालुद्दीन मुझे युद्ध के बारे में कहानियाँ कहता था, जिनके बारे में जानकारी मुझे दीनमणि अखबार में शीर्षकों से मिलती थी। हमारा क्षेत्र चूंकि अलग थलग था, युद्ध से अप्रभावित था, किंतु शीघ्र ही भारत को मित्र राष्ट्रों से जुड़ने को मजबूर किया गया और एक प्रकार का आपातकाल घोषित हुआ। पहली घटना रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन के रुकने को बंद करने के रूप में आई। समाचार पत्र अब बंडल के रूप में रामेश्वरम रोड पर रामेश्वरम व धनुषकोटी स्टेशन के बीच में फेंकना पड़ा। इसने मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को, जो रामेश्वरम में समाचार पत्र बांटता था, को किसी व्यक्ति की सहायता लेने को मजबूर किया, जो बंडलों को उठाए, और जैसे स्वाभाविक रूप से मैंने इस रिक्ति को पूरा किया। शमसुद्दीन ने मेरी पहली कमाई की शुरुआत करने में मेरी सहायता की। 50 साल बाद मैं अभी भी पहली बार अपनी खुद की कमाई के पैसे के गौरव को महसूस करता हूँ। कहानी का पैराग्राफ नंबर 4। हर बालक कुछ विरासत में पाए गुण लिए एक विशेष सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक पर्यावरण में पैदा होता है और आधिकारिक व्यक्तियों के द्वारा कुछ निश्चित तरीकों में प्रशिक्षित किया जाता है।
मैंने पिता से ईमानदारी और स्व अनुशासन के गुण पाए। मेरी माँ से मैंने भलाई और गहन दयालुता के गुण पाए, और ऐसे ही मेरे 3 भाई बहन ने भी। मेरे बचपन में मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये सभी लड़के धर्मानुयायी ब्राह्मण परिवारों से थे। बाल्यकाल में किसी ने भी हमारे बीच हमारे पृथक धर्म और लालन पालन होने के बावजूद कभी कोई अंतर नहीं पाया। वास्तव में रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था, जो कि रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी थे। बाद में रामानंद ने रामेश्वरम मंदिर के पुजारी पद को अपने पिता से ग्रहण किया। अरविंदन तीर्थ यात्रा के लिए आने जाने वालों के लिए यातायात व्यवस्था के व्यवसाय में चला गया, और शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे के लिए खान पान का प्रबंधक बन गया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 5। श्री सीतारामा कल्याणम त्यौहार के दौरान हमारा परिवार मंदिर से भगवान की मूर्तियों को विवाह स्थल पर, जो कि तालाब के मध्य में स्थित था व हमारे घर के पास था, लाने ले जाने के लिए विशिष्ट नावों की व्यवस्था करता था, जिनमें एक विशेष प्लेटफॉर्म होता था। रामायण और पैगंबर के जीवन से ली हुई कथाओं को हमारी माँ व दादी माँ सोते समय हमारे परिवार के बालकों को सुनाती थीं। कहानी का पैराग्राफ नंबर 6। एक दिन जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5वीं में था, एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं एक टोपी पहना करता था जो मुझे मुस्लिम बताती थी, और मैं हमेशा सामने की पंक्ति में रामानंद स्वामी के बाद में बैठा करता था, जो जनेऊ पहना करता था। हमारे शिक्षक को यह बात पची नहीं, एक हिंदू पुजारी का बालक एक मुस्लिम बालक के पास बैठा हो। हमारे सामाजिक परंपरा के मुताबिक जैसा कि नए शिक्षक ने देखा, उन्होंने मुझे उठाकर अंतिम पंक्ति में बैठने को कहा। मुझे बड़ा दुख हुआ, और रामानंद शास्त्री को भी। वह नीची निगाह से देखता रहा जब मैं अंतिम पंक्ति में अपनी सीट पर बैठा। उसके रोते चेहरे ने जब मैं अंतिम पंक्ति में शिफ्ट हुआ तो मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 7। विद्यालय समय के बाद हम घर गए और क्रमशः अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। शास्त्री जी ने तुरंत शिक्षक को बुलाया और हमारी उपस्थिति में शिक्षक को कहा कि वह सामाजिक असमानता व सांप्रदायिक असहिष्णुता के जहर को मासूम बच्चों में न फैलाए। उन्होंने साफ साफ कहा कि वह या तो माफ़ी मांगें या स्कूल तथा द्वीप को छोड़कर चले जाएं। शिक्षक ने न केवल अपने किए गए पर दुख प्रकट किया, बल्कि अपने अपराध को कबूल किया। लक्ष्मण शास्त्री ने अंततः युवक शिक्षक को सुधारात्मक परिवर्तित कर दिया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 8। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि रामेश्वरम के छोटे से इलाके में सामाजिक समरसता थी, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। हालांकि मेरे विज्ञान शिक्षक सुब्रमण्या अय्यर एक रूढ़िगत ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी बहुत ही परिवर्तन विरोधी थी, लेकिन वे एक तरह से विद्रोही थे। वे सामाजिक समरसता के समर्थक थे। उन्होंने सामाजिक अवरोधों को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया ताकि विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए लोग घुल मिल सकें। वे मेरे साथ काफ़ी समय बिताते थे और कहते थे, कलाम, मैं तुम्हें विकसित करना चाहता हूँ ताकि तुम बड़े शहरों के उच्च शिक्षित लोगों की बराबरी कर सको।
कहानी का पैराग्राफ नंबर 9। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया। उनकी पत्नी एक मुस्लिम बालक को उनके संस्कारित शुद्ध रसोई में भोजन करने के लिए बुलाने पर भयभीत थी। उन्होंने मुझे अपने रसोई घर में खाना परोसने से इनकार कर दिया। शिव सुब्रमण्या ना तो परेशान हुए, ना ही अपनी पत्नी से गुस्सा हुए, किंतु इसके बजाय मुझे अपने हाथों से खाना परोसा और वे भी अपना भोजन करने के लिए मेरे पास बैठे। उनकी पत्नी रसोई के दरवाजे से हमें भोजन करते देख रही थी। मुझे यह लगा कि क्या उन्होंने मेरे चावल खाने, पानी पीने व भोजन के पश्चात फर्श को साफ करने में अंतर को ध्यान से देखा। जब हमारा खाना हो रहा था, शिव सुब्रमण्या ने अगले सप्ताहांत को फिर से भोजन के लिए निमंत्रित किया। मेरी हिचकिचाहट को महसूस करते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं परेशान ना हूँ, यह कहते हुए कि एक बार तुम कोई व्यवस्था को बदलते हो तो ऐसी समस्याओं का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगले सप्ताह जब मैं उनके घर गया तो शिव सुब्रमण्या की पत्नी ने मुझे अपने रसोई घर के अंदर ले गई और अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। कहानी का पैराग्राफ नंबर 10। फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारत की स्वतंत्रता निकट थी। गांधी जी ने घोषणा की, भारतीय अपना खुद का भारत बनाएगा। सारा देश अभूतपूर्व आशावाद से भरा था। मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में अध्ययन करने की अनुमति मांगी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 11। उन्होंने मानो सोच विचार करते हुए मुझसे कहा, अबुल, मुझे मालूम है कि तुम्हें विकसित होने के लिए जाना पड़ेगा। सीगल पक्षी को सूर्य को पार करना होता है, अकेले और बिना एक घोंसले के। उन्होंने मेरी हिचकिचाती माँ को खलील जिब्रान को उद्धत करते हुए कहा, तुम्हारी संतान तुम्हारी नहीं है, वे जीवन के पुत्र पुत्रियां हैं जो स्वयं के लिए जीने की इच्छा रखते हैं। वे तुमसे होकर आते हैं किंतु तुमसे नहीं। तुम उन्हें प्यार दे सकते हो, विचार नहीं, क्योंकि वे स्वयं अपने विचार रखते हैं। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।